गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत एक नए चैप्टर जैव अणु के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे, क्योंकि दो लेसन, एक दैनिक जीवन में रसायन और दूसरा बहुलक, दोनों अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। तो जैव अणु को प्रारंभ करने से पहले आज मैं आप लोगों का सबसे पहले टेस्ट लेना चाहता हूं। तो टेस्ट आपका दो प्रकार का हो रहा है। दोनों प्रकार के टेस्ट का मैं प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग इसकी तैयारी करें और अगले क्लास में मैं जो उत्तर बताऊंगा उस उत्तर से उसका मिलान कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दैनिक जीवन रसायन में आज तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो दीर्घ उत्तरीय के हिसाब से हम उसको नहीं रखेंगे। और बहुलक चैप्टर में भी एक भी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय स्वरूप में आज तक नहीं पूछा गया। दैट मीन्स दैनिक जीवन रसायन से और बहुलक से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर से अभी तक के नए सिलेबस में जब भी प्रश्न पूछा गया है तो वह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं लघु उत्तरीय पूछा गया है या वस्तुनिष्ठ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ। तो आज मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न का कुछ संग्रह दे रहा हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे द्वारा दी गए लेसन के माध्यम से आप उन प्रश्नों का हल जरूर करेंगे और सहायता के लिए आप किताब का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नों की तैयारी, उसका सही उत्तर आप लोग जरूर लिखें। तो सबसे पहले दैनिक जीवन रसायन से जो प्रश्न बनते हैं उसको ध्यान से सुना जाए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, औषधि क्या है? क्या प्रश्न? औषधि क्या है? इसे मूल रूप से किन किन वर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, औषधि क्या है? इसे मूल रूप से किन किन वर्गों में बांटा गया है? ओके। अब दूसरा सवाल बोले। दूसरा सवाल, परिरक्षक से आप क्या समझते हैं? परिरक्षक से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के परिरक्षकों का 100 उदाहरण वर्णन करें। परिरक्षक से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के परिरक्षकों का
100 उदाहरण वर्णन करें। तीसरा सवाल, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और चौथा सवाल, साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक पर टिप्पणी लिखें। तो 4 क्वेश्चन हो गए। एक चीज ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन जो हम बताए हैं औषधि क्या है, इसे मूल रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको जब आप लिखेंगे तो जितने भी प्रकार हैं उसकी परिभाषा देते हुए उसके उदाहरण को अंकित कर देंगे। अभी देखने में आपको यह लगेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या तो लघुत्तरीय पूछा जाता है या वस्तुनिष्ठ सवाल में पूछा जाता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि आपको दे दिया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक और सैकरिन। आपको सवाल दे दिया कि अपमार्जक ने साबुन का स्थान कैसे ग्रहण कर लिया। अब साबुन और अपमार्जक आप पढ़ चुके हो, उसका जो गुण है उसी गुण के आधार पर उसका स्थान ग्रहण किया गया। तो 4 क्वेश्चन आपको दैनिक जीवन रसायन से बना है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन कि औषधि से आप क्या समझते हैं, इसे मूल रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है, 100 उदाहरण बतावें। नहीं, दूसरा क्वेश्चन, परिरक्षक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार को 100 उदाहरण लिखें। तीसरा क्वेश्चन, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता पर टिप्पणी लिखें। और चौथा क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक पर टिप्पणी लिखें। तो ये 4 क्वेश्चन आपका हो गया दैनिक जीवन में रसायन से। अब बहुलक चैप्टर में हम लोग आते हैं। बहुलक चैप्टर से पहला सवाल आपका बनता है कि बहुलक से आप क्या समझते हैं। बहुलक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। नहीं, बहुलक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। संश्लेषित बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक का एकलक लिखें। विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक का एकलक लिखें। तीसरा क्वेश्चन आ गया, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, 100 उदाहरण बताएं। प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, 100 उदाहरण बताएं। तो 4 क्वेश्चन उधर हुआ, 3 क्वेश्चन इधर। पहला, बहुलक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। दूसरा, संश्लेषित बहुलक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। और तीसरा, विभिन्न उसी में कि विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक के को एकलक के साथ लिखें। नहीं, विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक को उसके एकलक के साथ लिखें। और तीसरा क्वेश्चन, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो 4 उधर 3 इधर,
4 3 7 क्वेश्चन हो गया। ये दोनों पार्ट में इस 7 क्वेश्चन की तैयारी कर लेने से हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो आशा नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग इस 7 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे और अगले क्लास में हम इस दोनों पार्ट से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, जिसकी आप लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर लें। अब मैं 2 मिनट आपका समय रसायन विज्ञान में अभिरुचि जगाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। बच्चों, आपकी जो पढ़ाई है, इसमें से जितने विषयों का अध्ययन करना होता है, उन विषयों में रसायन विज्ञान अमूमन बच्चों को कठिन लगता है, और इसके मात्र 2 कारण। पहला कारण यह है कि इसके बारे में बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए उसका अभाव हो, और दूसरी चीज, इस विषय पर बच्चों का ध्यान कम देना। यदि इन दोनों बिंदुओं पर आप सही रूप से अपनी पकड़ बना लें तो आपको रसायन विज्ञान पढ़ने में, जिस प्रकार से गणित के बच्चों को गणित पढ़ने में अभिरुचि रहती है, उसी प्रकार से इसमें भी होगी। जैसे कोई वीडियो भी, तो आमतौर पर बच्चे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक सही कंसेप्ट नहीं आएगा। रसायन विज्ञान के 3 भाग, एक भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तीनों भाग की तैयारी 3 ढंग से की जाती है। भौतिक रसायन कंसेप्ट की चीज है। जब तक आपकी कंसेप्ट नहीं बनेगी, आप उसकी सही रूप से तैयारी नहीं कर सकते। अकार्बनिक रसायन पूर्ण रूप से मेमोरी की चीज है, बार बार देखने की चीज, याद करने की चीज। आप खूब तेज, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। आपको याद रखना होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति संपर्क विधि से होती है। तो अकार्बनिक रसायन बच्चों को लगातार देख करके उसको याद करने की जरूरत होती है, और कार्बनिक रसायन में समझ करके याद करने की जरूरत होती है। भौतिक रसायन कंसेप्ट की चीज है, समझ की चीज है। अकार्बनिक रसायन याद करने की चीज है, और कार्बनिक रसायन समझ करके याद करने की चीज है, अभ्यास में लाने की चीज है। परिवर्तन है, क्या होता है जबकि है, संरचना है। जब तक आप लगातार बनाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं सीखेंगे। और मैं देखता हूं कि बच्चे इन बातों को ध्यान में नहीं रखते और उनको रसायन विज्ञान से थोड़ा भय लगता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए। आप 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर आप प्रत्येक दिन पढ़िए, आपको 100 में से 100 अंक आएंगे निश्चित रूप से। तो जो वीडियो दिया जा रहा है, उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए।
उसके बाद ही आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और आप कंसेप्ट आपका बन पाएगा। गणित में आपका एक वीडियो दिया जाता है, अब उस वीडियो में सपोज करो 2 फार्मूला दिया गया, उस 2 फार्मूला से आपका 4 हिसाब बन गया, तो 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, तो आपका कंसेप्ट बन गया। फिजिक्स में एक डेरिवेशन है, ओम का लॉ है, तो ओम का लॉ सर के द्वारा बता दिया गया और डेरिवेशन दिया गया। अब डेरिवेशन में जब तक नीचे तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपकी रुचि जो है पूर्ण रूप से बनी रहती है, तो उसके आधार पर आप डेरिवेशन को देखते हुए नीचे आ जाते हैं। तो जब नीचे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट बन जाता है। दैट मीन्स पूरा वीडियो देख पाते हैं। रसायन विज्ञान में शुरू में ही आप देखते हैं कुछ बातों को, लगता है कि भाई नहीं ये नहीं होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप देखते ही नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिए, कंसेप्ट निश्चित रूप से बनेगा और जो बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हो उसको आप हमसे पूछिए। विभिन्न माध्यम से आप पूछ सकते हैं, टेलीफोनिक पूछ सकते हैं, आप उसी पर कमेंट्स के रूप में देकर के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो उसको दूर कीजिए। ठीक, तो ये वर्क रहा आपका। पहली बात, जो भी वीडियो दिया गया है उस वीडियो को आप बार बार उसको देखिए और पूरा देखिए। उसके बाद जो लेसन हम खत्म किए हैं अभी तत्काल, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, इससे संबंधित जो भी दिक्कतें आपकी हैं उसको पूछिए। नहीं तो आज हम लोग आगे का लेसन 3 प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम क्या है? जैव अणु। जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स, नहीं जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स। जैव अणु क्या है? तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणु को ही क्या कहते हैं? जैव अणु। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणु को ही क्या कहते हैं? जैव अणु, नहीं बायो मॉलिक्यूल्स। तो थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजिकल ढंग से इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जैव व्यवस्था का स्तर, नहीं जैव व्यवस्था का स्तर, तो उसमें सबसे नीचे जो स्तर होता है वह है परमाणविक स्तर। क्या है? परमाणविक स्तर, सबसे नीचे। तो परमाणविक स्तर, आणविक स्तर, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव। क्या देखिए आप, सबसे पहले आपका क्या आ गया? परमाणु। सबसे पहले क्या आया? परमाणु। नहीं, परमाणु के बाद क्या है बेटा? अणु। परमाणु के बाद अणु। अणु के बाद क्या है? कोशिका। अणु के बाद क्या है? कोशिका। कोशिका के बाद क्या है? ऊतक। नहीं, कोशिका के बाद ऊतक, नहीं ऊतक के बाद अंग, और अंग के बाद अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद जीव। जीव
क्या देख रहे हैं कि परमाणु, अणु, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, जीव। नहीं, परमाणु, अणु, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, जीव। तो जीवों का जो निर्माण होता है, इस बात से यह क्लियर है कि अणुओं के द्वारा होता है? नहीं। तो जीवों के द्वारा, जीवों का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? अणु के द्वारा। ये तो क्लियर है, क्योंकि जैव व्यवस्था का सबसे निम्नतम स्तर जो है वह, उसको हम लोग आणविक स्तर कहते हैं। जैव व्यवस्था के सबसे निम्नतम स्तर को क्या कहते हैं? आणविक स्तर कहते हैं। नहीं, और उसी के अंतर्गत अणु का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से हुआ। तो ये दोनों जो हुआ, यह हमारा आणविक स्तर हुआ, जो जैव व्यवस्था का सबसे निम्नतम स्तर है। तो ये आणविक स्तर जो है, यहीं से, अर्थात कोशिका का जो निर्माण होता है वह अणु के द्वारा ही होता है। कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? अणु के द्वारा होता है। और अणु किससे बने होते हैं? तो परमाणु से बने होते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि से बने होते हैं। नहीं, तो हम लोग देखें कि जीव का जो निर्माण है वह अणुओं के द्वारा होता है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो जैव अणु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले मूल रूप से जो यौगिक होते हैं वे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह जैव अणु के बने होते हैं। नहीं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वे जो बने होते हैं वे मूल रूप से जैव अणु कहलाते हैं। तो यहां हम लोग जैव अणु के अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे कि जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों को, जितने भी अणु हैं, उन अणुओं को अलग अलग प्रारूप में बांटा गया है। सबसे पहले पोषकता के आधार पर दो प्रकार के तत्व, एक सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरा बृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व। उसी ढंग से जो अणु है उसको बांटा गया सूक्ष्म अणु और बृहद अणु। तो हम लोग इस पाठ के अंतर्गत मूल रूप से जो बृहद अणु है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, इनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही। बारी बारी से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, नहीं, इनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। ओ के बाद